हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा। तो जो हमने कल टॉपिक कवर करे थे वो ये 3 थे: राष्ट्रीय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आपने जो कल की वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट 1 में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्ट 2 अब शुरू करते हैं कि विशेष पुस्तकालय क्या होते हैं, डिजिटल पुस्तकालय क्या होते हैं, आभासी, हाइब्रिड। तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद करते हुए। कल तो मैंने आपको सारे बता ही दिए थे कि पुस्तकालय के बारे में, उनकी सेवाएं, उनके कार्य, सब चीज़ के बारे में बताया था। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जो विशेष पुस्तकालय होते हैं, जिन्हें विशेष पुस्तकालय भी कहा जाता है, तो हम उनके बारे में बात करने वाले तो कह सकते हैं कि जो विशेष पुस्तकालय किसी न किसी संगठन से संबंधित होते हैं। जो विशेष पुस्तकालय का उद्देश्य होता है कि अपनी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। उनके द्वारा उन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। जो विशेष पुस्तकालय विशेष संस्थाओं से जुड़े पुस्तकालय होते हैं, इनका उद्देश्य संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना होता है। तो अगर हम इनके महत्व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके कुछ कार्य देख लेते हैं कि उनके कुछ कार्य के संस्था मतलब संगठन से जुड़े लोगों को नवीनतम आवश्यकताएं, सूचनाएं प्रदान करना होता है। इसके पुस्तकालय अध्यक्ष पहले से ही सभी संभावित प्रश्नों के समाधान के लिए आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय द्वारा विस्तृत सटीक सूचनाएं शीघ्रता से प्रदान की जाती हैं। तो अब हम इसके मतलब ये है कि उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि किसी संगठन के लिए कार्य करते हैं, और यहाँ पर इनका जिक्र भी किया गया है कि औद्योगिक प्रौद्योगिकी शिक्षण क्षेत्र में इनका योगदान। तो ये सारा है, मैंने सिर्फ आपको एक अपनी डेफिनेशन बताई है। ठीक है, आप इतना इसमें पढ़ेंगे बहुत लंबा खिंच जाएगा और थोड़े इसके जो वर्ड है वो भी आपको समझ ना आए। तो अगर इसकी परिभाषा नीचे दी गई है और अर्थ बताया गया है कि किस प्रकार है, क्या है, विशेष शब्द का विशेषित रूप क्या है, पुस्तकालय में इसका क्या योगदान है। तो अब हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। ये इसके कार्य व सेवाएं बता रखी हैं, इसके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी सेवा। जो इसके कार्य हैं वो प्रलेखों तथा परक साहित्य सूचना क्षेत्रों का चयन करना तथा क्रम करना है। तकनीकी कार्य वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमीकरण, इंडेक्सिंग करना है। और अपनी उच्चतम सेवाओं के द्वारा उसे पाठकों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे पाठकों को विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रलेखों का संग्रह करना चाहिए। भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी प्रकाशनों की समीक्षा करके उसे बताना चाहिए कि वो किसके लिए उपयुक्त है। और जो सूचना उपलब्ध कराना, विशिष्ट पुस्तकालयों का एक ऐसा कार्य है जो इससे सामान्य पुस्तकालयों से भिन्नता प्रदान करता है कि यह सूचना को उपलब्ध कराता है। अब इसकी कुछ सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या सेवाएं हैं। तो कह सकते हैं कि शोध पत्रिकाओं का आदान प्रदान करना और अंतर पुस्तकालय यानी इंटर लाइब्रेरी लोन की व्यवस्था करना। व्यक्तिगत इंटर लाइब्रेरी लोन होता है कि जब किसी लाइब्रेरी में जो पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है ना, कि अगर उस लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है और दूसरी लाइब्रेरी के पास है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है कि अगर हमारे पास वो बुक नहीं है तो हम उस लाइब्रेरी को बुक दे सकते हैं, और हमारे पास उस लाइब्रेरी के पास जो बुक है और हमारे पास नहीं है तो वो हमें दे सकते हैं। तो इसे इंटर लाइब्रेरी लोन की व्यवस्था के अंतर्गत कहते हैं। दूसरी सेवा कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से दूरभाष द्वारा सूचना मांगे जाने पर पाठकों को देना। और चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा यानी SGI एक व्यक्तिगत सेवा है जो विशिष्ट पुस्तकालय द्वारा पाठकों को दी जाती है। इसमें पाठकों की मांग के अनुसार सूचनाओं का संकलन किया जाता है, यानी उनको दी जाती है। इसे मैचिंग भी कहा जाता है, जो वो चाहते हैं। एक रेफरल सेवा होती है जो विशिष्ट पुस्तकालय द्वारा पाठकों को दी जाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा है। इस सेवा द्वारा संदर्भ कर्मचारी संदर्भ स्रोतों तथा पाठकों को सीधा संबंध स्थापित करते हैं। इसमें पाठकों को व्यक्ति के नामों, संस्था नामों, उसके पते, फ़ोन नंबर और अन्य सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अनुवाद सेवा प्रदान करना भी ग्रंथपरक सेवा है। तो ये सारा कुछ जो सेवाएं होती हैं ना वो इसके अंदर आती हैं।
और जो हम आगे देखते हैं कि इसकी सेवाओं के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक क्या आता है कि डिजिटल सेवा, डिजिटल पुस्तक। पर डिजिटल में जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो इसकी सेवाएं हैं तो हम उसके अंतर्गत डाल सकते हैं कि संदर्भ सेवा के बारे में डाल सकते हैं, और सामाजिक जागरूकता व परिसंचार के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी दे सकते हैं। जब हम अगर ये शॉर्ट नोट में आता है और हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है तो उसमें बता सकते हैं अनुमानित सेवा, सूचना की पुनर्प्राप्ति, ब्रीफिंग प्रकाशन। तो हम कुछ टॉपिक कवर कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके कार्य वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसके कार्य हैं, क्या हैं। तो ये हम सब इसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल पुस्तकालय। डिजिटल पुस्तकालय क्या होता है? तो सरल शब्द में नहीं तो डिजिटल पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें संग्रहों का भंडार डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त होता है और इन तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अन्य शब्दों में डिजिटल पुस्तकालय प्रलेखों का भंडारण व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है जो इंटरनेट या सीडी रोम या डिस्क के माध्यम से संभव है। और विशेष पुस्तकालय की प्रकृति के आधार पर उपयोगकर्ता कंप्यूटर का प्रयोग करके पत्रिका, लेखक, पुस्तकों, चित्र, ध्वनि फाइलें, पत्र, वीडियो, अधिगम को भी प्राप्त कर सकता है। डिजिटल पुस्तकालय की परिभाषा की बात करें तो पारंपरिक पुस्तकालय की तरह ही संग्रह का संचालन, अधिग्रहण, उपलब्धता, उनका संरक्षण करता है। इनमें प्रमुख अंतर यह है कि डिजिटल पुस्तकालय में संसाधन केवल मशीन से पाठ्य रूप से उपलब्ध होते हैं, और इसका अर्थ ये है कि परंपरागत संग्रहण की अवधारणा को संशोधित किया जाता है, जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त सामग्री को ही शामिल करके उन्हें उपलब्ध कराना होता है। तो डिजिटल पुस्तकालय में लोगों के विभिन्न प्रकार की सामाजिक, संगठनात्मक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है इसमें से यही बनते हैं कि जो डिजिटल पुस्तकालय क्या है, डिजिटल पुस्तकालय का यूज क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। तो मैंने आपको सिर्फ एक परिभाषा इसकी बता दी है कि किसे कहते हैं, क्या है, इसलिए इसका उपयोग होता है। यहाँ पर भी बता रखा है ये पुस्तकालय के प्रमुख शोध समुदाय, तो वो सब कुछ उसी से रिलेटेड है कि आप लिख सकते हैं कि भंडार, ये मतलब कि जो सूचना पुनर्प्राप्त दृष्टिकोण से भंडार गृह है। बता सकते हैं डिजिटल पुस्तकालय के सबसे अच्छे उदाहरण भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ है भारत का डिजिटल पुस्तकालय, DLI, और भारतीय भाषा की पुस्तकों का मूल्य जो इंटरनेट में सभी उपलब्ध है। और भारत में कुछ डिजिटल पुस्तकालय भी जो देखने को मिलते हैं, जो भारत का डिजिटल पुस्तकालय तथा दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र डिजिटल पुस्तकालय जो नई दिल्ली में है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाचार पत्र हैं उसके भी हमें लिंक देखने को मिलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन हेराल्ड। तो इसके अलावा हम बात करें तो हम इसके ऑनलाइन और एवं छपी के बारे में बात कर सकते हैं कि जो डिजिटल पुस्तकालय पारंपरिक पुस्तकालय के ही डिजिटल स्वरूप है। इसमें डिजिटल संग्रह और पारंपरिक फिक्स मीडिया संग्रह दोनों को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं कागज निर्गत सामग्री दोनों शामिल है। डिजिटल पुस्तकालय में डिजिटल सामग्री भी सम्मिलित होती है जो कि किसी भी डिजिटल पुस्तकालय की भौतिक प्रशासनिक सीमाओं से बाहर होती है। जो डिजिटल पुस्तकालय है एक पुस्तकालय के भीतर निहित सूचनाओं के सभी सुसंगत दृष्टिकोण को प्रदान करता है और इसके स्वरूप से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप डिजिटल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। डिजिटल है क्या, आप इसके अभिलक्षण के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसके कौन कौन कितने अभिलक्षण हैं, क्या क्या है, सृजन, इसके मुद्दे, चुनौती। तो क्वेश्चन जब भी डिजिटल लाइब्रेरी का आएगा तो आपको इसमें थोड़े ये पॉइंट डालने होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा बताएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताना होता है। इसके तकनीकी रूप क्या क्या हैं, इंटरनेट है, निर्देशिका है, न्यूज़पेपर है और इंडेक्सिंग है, ये आ जाएगा। डिजिटल संग्रह निर्माण के बारे में बताना होगा। मेटा डाटा के बारे में बताना होगा कि मेटा डाटा है क्या है। डिजिटल जो पुस्तकालय होता है ना, उसी का ही दूसरा मुद्दा मेटा डाटा है। मेटा डाटा वह होता है जो डिजिटल पुस्तकालय को किसी मदद विशेष की विषय वस्तु गुणों का वर्णन करता है, उसको मतलब बताता है, डिस्क्राइब करता है। तो वो सारा कुछ क्या आ जाता है, मेटा डाटा के अंदर आता है। इसमें नामकरण, पहचानकर्ता एवं आग्रह के बारे में बताना है, फिर अधिकार प्रबंधन के बारे में बताना है, प्रस्तुतिकरण के बारे में बताना है डिजिटल के। तो इस तरीके से हम डिजिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजिटल से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं जो इसमें हम कवर करें, और इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा बना करके लिख लेंगे तो इनफ रहता है। अब आगे आते हैं आभासी पुस्तकालय यानी वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है,
इसकी क्या क्या परिभाषा है, क्या अभिकल्पना है, सेवाएं हैं, पुस्तक सेवाएं हैं, अभिगम सेवाएं हैं, खोज है जिसके अंदर संदर्भ सेवाएं आती हैं। तो मैं जितना आपको समझा पाती हूँ मैं समझा देती हूँ शॉर्ट नोट्स की तरह, बाकी आपको इसमें से पढ़कर इसके पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे जिससे आपको समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। आभासी पुस्तकालय आखिर है क्या? जो आभासी पुस्तकालय है वो विभिन्न प्रकाशकों तथा स्रोतों से प्राप्त पूर्ण पाठ ई पुस्तकों, पूर्ण पत्रिकाओं का डेटाबेस का संग्रह है, जिसे पुस्तकालय के सदस्य किसी भी समय इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य पोर्टेबल उपकरण द्वारा देख या उपयोग कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो जो आभासी पुस्तकालय होते हैं ना, वो बिना दीवारों का पुस्तकालय होता है। ये वर्चुअल है। इसमें अर्थ है कि इसमें संसाधन भौतिक रूप में नहीं होता, ये वितरित संसाधनों का समूह अपनी वेबसाइट लिंक प्रदान करता है। मैं इसकी कुछ विशेषताएं बता देती हूँ कि इसमें समान रूप से कोई भी भौतिक संग्रह नहीं होता, जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध होते हैं। प्रलेख पुस्तकालय के किसी भी स्थान में संग्रहित नहीं होते। पुस्तकालय संसाधनों का वर्गीकरण करके सिर्फ प्रदान करता है। प्रलेखों तक किसी भी वर्क स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। जब भी आवश्यकता हो तब प्रलेखों को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, खोल सकते हैं। वर्चुअल पुस्तकालय की वेबसाइट का प्रभावी खोज ब्राउज़र सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और जो स्रोतों की भौतिक पुस्तकालय की जो स्रोतों की तुलना में अधिक दक्षतापूर्ण खोज होती है। उदाहरण के लिए कहें तो हम इसको मैथमेटिक्स www वर्चुअल पुस्तकालय के रूप में देख सकते हैं, एक अल्बामा वर्चुअल पुस्तकालय। तो हम एक ऐसे लाइब्रेरी के बारे में बातें कर रहे हैं जिसका कोई भी मतलब कि एक लाइब्रेरी है ही नहीं, सिर्फ जो कि है ऑनलाइन है, जिसका हमें सिर्फ एक ईमेल पासवर्ड पता होता है जिसे हम बनाते हैं और उससे हम अपनी साइट पे जाकर खोलते हैं और हम कोई भी बुक प्राप्त करते हैं तो उसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक क्या होता है कि आभासी पुस्तकालय के होते हैं। तो मैंने आपको उसके मुख्य अभिलक्षण बता ही दिए, यहाँ तक ये सारा मैंने कवर कर दिया है। और उसके अलावा इसमें जो अब इसकी अभिकल्पना कैसे की जा सकती है कि सेवाओं के केंद्र बता सकते हैं, सेवा आधारित वस्तुएं जैसे कि सेवाएं, संसाधन, प्रौद्योगिकी, तो ये सारा इसका लिंक है, इसमें बता सकते हैं। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से डायग्राम पेपर में बना के आते हैं तो इसका इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है कि हाँ बच्चा ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है और उसने अपनी मेहनत से किया है, तो इससे क्या होता है कि थोड़े नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। आगे आभासी पुस्तकालय की जो प्रमुख सेवाएं, संसाधन खोज सेवा, अधिगम खोज सेवाएं, संदर्भ सेवाएं, संरक्षण जांच सेवाएं, तो आगे जो भी देखिए सारी सेवाओं के बारे में बता रखा है कि आप सेवाओं को देख सकते हैं कि संदर्भ सेवा कीमत व गुणवत्ता दोनों की महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। अनुदेश सेवा है। आभासी पुस्तकालय के मानक से रिलेटेड बता रखा है। अब जो अगला आता है कि हाइब्रिड या संकर पुस्तकालय क्या होते हैं, जो कि 1998 में क्रिस रूसब्रिज द्वारा लिव मैगजीन और उनके द्वारा प्रकाशित लेख का प्रथम बार चलन किया गया। ठीक है, अब शुरू होता है कि हाइब्रिड पुस्तकालय क्या होते हैं। तो जो हाइब्रिड पुस्तकालय है ना, संकर पुस्तकालय शब्द का प्रयोग प्राय लाइब्रेरियन द्वारा किया गया जाता था, जो 1990 में विकसित हुआ था। हाइब्रिड पुस्तकालय में पारंपरिक मुद्रित सामग्री को सम्मिलित किया जाता था, जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक आधारित सामग्री, जैसे कि डाउनलोड करने योग्य ऑडियो बुक आदि। हाइब्रिड पुस्तकालय शब्द पहली बार क्रिस रूसब्रिज द्वारा एक डी लिव नामक पत्रिका के लेख में से लिया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि कहाँ से लिया गया है। 1990 में रूसब्रिज द्वारा लिव मैगजीन प्रकाशित लेख से लिया गया है। अब हम आगे शुरू आते हैं हाइब्रिड क्या क्या है, कैसे है। तो संकर पुस्तकालय के जिन मुद्दों का सामना करना पड़ता है वे डिजिटल डिवाइस, पारंपरिक संग्रह विकास, इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व, डिजिटल मीडिया का संरक्षण आदि हेतु। तो वो सब कुछ क्या होता है कि हाइब्रिड के अंदर आकर संकर पुस्तकालय के अंदर आ जाता है। तो अब जो हाइब्रिड पुस्तकालय है ना, वो पुस्तकालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अंदर मुद्रित संसाधन व इलेक्ट्रॉनिक संसाधन की
का दोनों का मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। हमें ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलते हैं। पुस्तकें भी मिलती हैं, ई पुस्तकें भी मिलती हैं, पत्रिकाएँ भी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के रूप में भी मिलती है। और 1990 के दशक में इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुरू हो चुका था, इसमें जो कि हमें मीडिया के रूप में भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर सारा बता रहता है। अब हम इसके हाइब्रिड द्वारा पुस्तकालय के कुछ मुद्दों पर बातें कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से मुद्दे होते हैं, क्या है, डिजिटल डिवाइस के बारे में है। हाइब्रिड के मुद्दे संकलन, विकास, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल संरक्षण। तो किसकी कुछ थोड़ा थोड़ा बस मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। डिजिटल डिवाइस की बात करें तो वो साधारण शब्द में कह सकते हैं कि डिजिटल तकनीक को जो हम अपनाते हैं, जो नहीं अपनाने के बीच का अंतर है। कुछ जनसंख्या जो डिजिटल तकनीक को जानती तक नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। वर्तमान में कहीं डिजिटल तकनीक का उपयोग बहुत ही अधिक होता है तो कहीं पर बहुत कम, जिस कारण लोग पैसा, जगह आदि कुछ भी हो सकती है। तो इस शब्द का उपयोग पहले कंप्यूटर के मालिकों के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में होता है कि 1990 में कंप्यूटर का एक कदम बढ़ गया, फिर कंप्यूटर का उपयोग धीरे धीरे, तो इसलिए डिजिटल डिवाइस का अंतर कम होता चला गया। तो जो आज का युग है ना, वो बहुत से पुस्तकालय हाइब्रिड पुस्तकालय है, जिसमें कि संसाधन के विभिन्न तरीकों से, जैसे कि ई जर्नल, सामयिक पत्रिकाएँ, मुद्रित लेख, CD, DVD आदि। तो डिजिटल पुस्तकालय जो संरचना के मुख्य घटक है ना, वो उपयोक्ता, इंटरफेस, संग्रह, खोज प्रणाली आदि ये सब हैं। अगर हम इसके संग्रह विकास यानी कलेक्शन डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी हाइब्रिड पुस्तकालय को सबको सामना करना पड़ता है कि हाइब्रिड पुस्तकालयों की प्रक्रिया एक पारंपरिक पुस्तकालय के समान ही है। उन्हें भी नीतियों प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। परंपरागत पुस्तकालय संग्रह के विकास के लिए की जाती है। अगर अगले टॉपिक की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के स्वामित्व की बात करें कि यहाँ इसके स्वामित्व में क्या कहना चाह रहे हैं, तो स्वामित्व में कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का स्वामित्व है वो वर्चुअल होता है, भौतिक नहीं। और एक बार इसकी सदस्यता रद्द और समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में उसे नहीं लिया जा सकता, उस नीति से हटा दिया जाता है। जो पुस्तकालय व डेटाबेस विक्रेताओं से कानूनी अनुबंध करने पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक संसाधन को संग्रह करने की योजना बनाते हैं तो इसके कानूनी मुद्दे संबंधित हो जाते हैं। सबसे प्रमुख मुद्दे भौतिक संपदा, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं प्रॉपर्टी, और डिजिटल जानकारी के प्रामाणिकता है। तो अगला है कि डिजिटल मीडिया के संरक्षण के टॉपिक के बारे में बात करें कि इसके अंदर 3 आते हैं: प्रौद्योगिकी, आवर्जन, प्रतिस्पर्धीकरण। तो इसमें कह सकते हैं कि डिजिटल जो सूचना के भंडार से संबंधित किसी भी नए उन्नत तकनीक के साथ जवाब दिए जाने वाले प्रमुख सवाल इसके स्थायित्व हैं। समय के साथ डिजिटल मीडिया बदलता रहता है। जो डिस्केट, टेप ख़त्म हुए, नष्ट हो गए हैं, अब उत्पन्न में ही देखने को मिलते हैं। आगे की बात करें तो प्रौद्योगिकी सुरक्षा में डिजिटल सूचना संबंध हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों ही संरक्षित हैं। हार्डवेयर में बदलाव तथा सॉफ्टवेयर के विभिन्न संस्करणों में नवीनता के कारण ये लागत प्रभावी नहीं हो सकती। अनुकरण में कुछ अनुकरणीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मूल डाटा के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुकरण करते हैं और उन्हें मूल स्वरूप में दर्शाते हैं। स्थानांतरण में डिजिटल सूचना मानक रूप मीडिया में बदल जाते हैं। तो जो भी है मैंने आपको इग्नू की बुक से ही पढ़ाया है। अगर यार वीडियो हेल्पिंग लगी तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे का मैं टॉपिक भी कवर करती हूँ। अब अगली यूनिट आएगी 3। ओके, थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू, लाइक, कमेंट।